चलिए स्टार्ट करते हैं। पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर नंबर 8। लास्ट क्लास में हम लोग ने गॉस लॉ का एप्लीकेशन देखा था, जिसमें हम लोग ने देखा था कि एक अगर हॉलो कंडक्टर हो और हॉलो कंडक्टर के इनसाइड हमने पाया था इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, बिकॉज वहां पर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं था। फिर आउटसाइड में हमने देखा था कि भाई चार्ज सरफेस पर होते हैं तो उसके बाहर उसका इफेक्ट होगा तो आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। हम लोग ने इससे क्या निकाला था इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आया था 2k लैम्डा अपॉन आर। ये आर क्या था, जहां पर जितना भी पॉइंट दूरी पर होगा सेंटर से वो है आर की वैल्यू। ठीक है, फिर हमने देखा था मैक्सिमम कहाँ होगा, तो हम लेकर के आए थे स्मॉल आर को, क्योंकि सरफेस के अंदर चार्ज नहीं है, सरफेस पर ही चार्ज स्टार्ट हो रहा है उसका इफेक्ट। तो हम स्मॉल आर की वैल्यू जब कैपिटल आर पुट कर देते हैं तो हमें मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिलती है। तो यहाँ पर जो ग्राफ बनाया तो हमने जब आर की वैल्यू लेस देन जो रेडियस ऑफ द वायर है उससे कम रखा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, जिससे कि कुछ भी नहीं, जीरो आ रहा। सडनली एक स्पाइक आया, जब स्मॉल आर की वैल्यू आर पहुंची तो तुरंत यहाँ पर एक सडनली हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल गई। उसके बाद हम देखें कि जैसे दूर जा रहे हैं वैसे से घटती जा रही है। तो ये इस तरीके का एक ग्राफ बना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो ग्राफ है इससे क्वेश्चन आ जाते हैं। अभी जो नेक्स्ट पढ़ेंगे, अब हमने नॉन कंडक्टिंग बोल दिया। नॉन कंडक्टिंग और कंडक्टिंग शब्द याद कर लो, रट जाओ, ये चीज कंपलसरी है पता होना। कंडक्टिंग वर्ड लग गया किसी भी सरफेस पर, तो यानी कि या किसी भी टाइप ऑफ बॉडी पर, स्फेरिकल हो, सिलिंड्रिकल हो या प्लेन शीट हो, जब कंडक्टिंग लग गया यानी कि सिर्फ उसके सरफेस पर ही चार्ज है और कहीं चार्ज नहीं है। चाहे आपका स्फीयर हो, पूरा सॉलिड हो, अंदर भी मेटल है बाहर भी मेटल है, तो जनरली हम लोग ये अज्यूम कर लेते हैं कि मेटल है तो चार्ज हर जगह होगा। लेकिन अगर कंडक्टिंग स्फीयर बोल दिया तो पता है पूरे के पूरे अंदर से जो वॉल्यूम जो तुम्हारा है वहां पर कोई भी चार्ज नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ उसके सरफेस पर। और स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4πr²। तो पूरा क्वेश्चन यहीं से बन जाता है कि जब कंडक्टिंग है और हम सोचते हैं इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, सॉलिड है, सॉलिड है तो हम मानते हैं कि मेटल है तो वहां पर कंडक्टर है तो वहां पर चार्ज होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जैसे मैंने एक टॉपिक आप लोग को एक और चीज बता देता हूँ कि मेरा पढ़ाने का ये कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। एक अभी मैं एनसीईआरटी का देख रहा था, मेरे ध्यान से हट गया क्योंकि मैंने सेमी कंडक्टर भी रिसेंटली पढ़ाया था। कंडक्टर और सेमी कंडक्टर इंसुलेटर तीन टाइप के मटेरियल होते हैं, मैं बता दे रहा हूँ, आपके उसमें हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा। कंडक्टर क्या होता है, जिसमें हम देखते हैं रेजिस्टेंस इज वेरी लो, जिसको रेजिस्टिविटी भी कहते हैं। रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस अलग क्यों होते हैं? रेजिस्टिविटी एक प्रॉपर्टी होती है, रेजिस्टेंस एक वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और वो उस प्रॉपर्टी को कितना आप जब उसकी लेंथ और एरिया को चेंज करेंगे तो उसी रेजिस्टिविटी को इंक्रीज करता है, तो रेजिस्टेंस बोल देते हैं दैट इज अ कांस्टेंट वैल्यू डिपेंडिंग अपॉन द डायमेंशन ऑफ द मटेरियल। यानी इस पेन का साइज कैसा, इसकी मोटाई कैसी, उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन रेजिस्टिविटी इस मटेरियल की खुद की जो प्रॉपर्टी है जो कभी नहीं बदल सकती, वो है। समझ में आ रहा है? तो कहते हैं रेजिस्टिविटी का मतलब होता है जो अपोजिशन ऑफर करता है, यानी जब उसके अंदर जब चार्ज मोशन करने की कोशिश करेगा तो रुकावट पैदा करेगा, वो एक प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की, दैट इज रेजिस्टिविटी। और उसका ही जस्ट विपरीत होता है कंडक्टिविटी। जब इसी चार्ज को बहुत ही अच्छे से फ्लो करने की पूरी आपको परमिशन दे दे जब कोई मटेरियल, तो कहते हैं उसकी कंडक्टिविटी इज वेरी गुड। तो इसके बेसिस पर हमने क्या कर रहा है, डिफाइन कर रखा है तीन प्रकार के सब्सटेंसेस। एक होता है कंडक्टर, जिसमें कंडक्टिविटी ज्यादा होती है, चार्ज आसानी से मूव कर सकता है, जिससे कि करंट, करंट क्या होता है, मोशन ऑफ चार्ज। ठीक है, दूसरा होता है आपका सेमी कंडक्टर। सेमी का मतलब हो गया कि आधा कंडक्टर आधा इंसुलेटर। तो कुछ समय तक वो एक सर्टेन वोल्टेज तक उसमें किसी प्रकार की कंडक्टिविटी यानी कि करंट फ्लो नहीं कर सकता, और उसके बाद एक सर्टेन वोल्टेज के बाद उसके अंदर देखा जाता है पुअर कंडक्टिविटी यानी स्मॉल करंट फ्लो करेगा, जो कि माइक्रो एम्पियर या मिली एम्पियर में होगा। मतलब बहुत लार्ज करंट नहीं, ऐसा नहीं हो जाएगा कि कंडक्टर की तरह काम करने लगेगा। कंडक्टिविटी की बात हो रही थी कि भाई उसमें क्या करेगा, चार्ज फ्लो करने लगेगा, लेकिन एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद। ठीक है, इसीलिए इसका नाम सेमी है कि आधा इंसुलेटर आधा। फिर आखिरी में होता है इंसुलेटर, जिसके अंदर रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, यानी अपोजिशन बहुत ज्यादा है, तो उसमें चार्ज फ्लो नहीं कर पाता। ठीक है, यानी कि वहां पर करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, तो कैटेगराइज हो गया, क्योंकि चैप्टर में चार्ज चार्ज पढ़ रहे हो तो चार्ज आगे चल करके इसमें डिफाइन करना जरूरी है। फिर किसी भी सब्सटेंस, ये सब मैं बता दे रहा हूं, ये सब से क्वेश्चन आता होता नहीं है, एक आध नंबर का क्वेश्चन कहीं बोर्ड उसमें आ गया इसलिए पढ़ा दे रहा हूं। ठीक है,
कह देंगे कि कितने तरीके से हम बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। जैसे कोई बॉडी है, उस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर है, तो वो क्या हो गया, न्यूट्रल बॉडी हो गई, है ना। यानी कहेंगे अनचार्ज्ड बॉडी, क्योंकि उस पर कोई चार्ज दिख ही नहीं रहा है, ना पॉजिटिव ना। तो ऐसे केसेस में कहते हैं कि भाई चार्जिंग कैसे कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो एक होता है मेथड फ्रिक्शन, ये मैंने पढ़ाया है, यही बस पढ़ाया है ना। और एक होता है डायरेक्टली फिजिकल कांटेक्ट, जैसे फोन चार्ज करते हो, है ना, डायरेक्टली प्लग कर दो, दो बॉडी को टच करा दो, एक बॉडी के पास चार्ज था, दूसरे के पास चार्ज नहीं था, जब टच कराओगे तो हायर पोटेंशियल, जिस पे जितना चार्ज होगा उसकी पोटेंशियल कहेंगे ज्यादा है, और जिसका चार्ज नहीं है वो लो पोटेंशियल। तो चार्ज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, इसको डायरेक्ट कंडक्टिविटी कहते हैं जब आप कॉन्टैक्ट मेक करेंगे, ठीक है। एक तीसरा होता है जिससे एक्चुअल क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, वही पढ़ाऊंगा, बाकी चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तीसरा मेथड होता है इंडक्शन। क्या होता है, इंडक्शन। तो उसमें 3 स्टेप्स होते हैं, वो मैं पढ़ाऊंगा। यानी कि आपको अभी के लिए इतना पता होना चाहिए कितने टाइप के सब्सटेंस होते हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, ठीक है। सही ऑर्डर होगा कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, ठीक है। और चार्जिंग के कितने मेथड होते हैं, 3 मेथड होते हैं। एक फ्रिक्शन मैंने स्टार्टिंग में पढ़ा दिया चैप्टर के, एक मैंने अभी जस्ट बताया आपको, है ना। कंडक्टिविटी से डायरेक्टली आप क्या करें, कांटेक्ट कर लें, दो बॉडी फिजिकली टच करेगी तो हो जाएगा, ठीक है। बाय मेकिंग कांटेक्ट कह सकते हैं, है ना। तो ये हो गया। तीसरा होता है इंडक्शन, इसको कहता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इसमें कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं होगा, लेकिन फिर भी बॉडी चार्ज एक ऑक्युपाई कर लेगी, अभी सिखाऊंगा उस पर। पहले हम लोग एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो ये बातें सारी हो गई, समराइज हो गया। अब आते हैं इस पर। तो मैंने जानबूझ करके कंडक्टिविटी पर इतनी चर्चा इसलिए करी और कंडक्टिंग सब पे इतना फोकस इसलिए किया कि अब जो पढ़ने जा रहे हैं उसमें सॉलिड वायर है, अंदर से खोखला नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि नॉन कंडक्टिंग, यानी कि इतना बताने के बाद इतना तो आइडिया हो गया होगा, अब सरफेस पर ही सिर्फ चार्ज नहीं होगा, अब हर जगह चार्ज होगा। तो यानी कि हर जगह चार्ज होगा, तो यानी इनसाइड अगर मैं चला जाऊं, अगर मैं इसका इतनी आपकी रेडियस ये कैपिटल आ रहा है, देखो बेटा हमेशा सेंटर से लेते हैं ना, जिसको ये समझ में नहीं आ रहा है, दोनों तरफ ये आर ही होगा, और डायमीटर 2r होता है, ठीक है। तो ये आपकी मोटाई हो गई, अगर आप कहोगे कि कितने डाया का वायर है, 2r का है ना। अब मैं जब भी बोलूंगा तो मैं स्मॉल आर बोलूंगा, स्मॉल आर की मैं जहां पर बैठूंगा मेरा वही सिलेंडर बनेगा, गॉस लॉ में यही सिखाया जाता है, ठीक है। तो मैं कहा हूं, मैं अंदर बैठा हूं, तो मैं कहूंगा कि ये केस नंबर 1 ऐसे पढ़ाऊंगा, केस नंबर 1 व्हेन r इज लेस देन, ये r आपकी जगह है, आप कहां पर हो, सेंटर से आपकी दूरी। तो यानी जब आप सेंटर से एक ऐसी दूरी पर हैं जो कि रेडियस से भी छोटा, यानी कि कंडक्टर के अंदर चले गए कि नहीं चले गए, ठीक है। तो यहीं पर बनेगा बेटा गॉसियन सरफेस। तो हम क्या कोशिश करते हैं कि जितने दूरी पर हो, जैसा टाइप ऑफ बॉडी हो, उसी तरीके का एक इमेजिनरी सरफेस हम बना लें। तो हमने क्या किया, एक सिलेंडर बना लिया, ये गॉसियन सरफेस है ना, जिसकी लंबाई हमने एल ले ली, और सेंटर से दूरी कितनी है इसकी, स्मॉल आर। ये एक सिलेंडर बनता दिख रहा है, इसी को कहेंगे गॉसियन सरफेस। जब सरफेस बनता है तो इसके पास कितने सरफेस एरिया है, 1, 2 और 3, कैसे, टॉप, बॉटम और कर्व सरफेस, है ना। टॉप भी सर्कुलर है और बॉटम भी सर्कुलर है, बस ये आपका क्या है, कर्व्ड है ना। जिसमें देखा जाए तो ये तुम्हारा हो गया सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल 2 पाई स्मॉल आर, और लेंथ का मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा कर्व सरफेस एरिया मिल जाएगा। ये 2 पाई आर कितनी बार करोगे, एल टाइम्स, तब जाके। जैसे बैंगल्स देखा है, लड़कियों के बैंगल्स होते हैं, चूड़ी, तो आप एक चूड़ी के ऊपर दूसरी चूड़ी रखते जाओगे, सबका सर्कमफ्रेंस सेम रहेगा, क्योंकि सबका रेडियस सेम रहेगा, बट वो पाइल अप होकर के ऐसा सिलेंडर दिखेगा। बस मैं तुमसे कह रहा हूं कि मुझे सिर्फ बाहर वाले से मतलब है, जब तुम बैंगल देखोगे तो अंदर कुछ होता है क्या, यानी तुम जो ले रहे हो वो एरिया सिर्फ आउटर एरिया ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो। तो 2 पाई आर इंटू एल, ये होता है सी एस से, समझ में आ गया। तो आपने सी एस से कर लिया, सी एस से आपको पता होना चाहिए। ठीक है, समझ गए, हम लोग को ये चीजें समझनी जरूरी है। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, पहला केस नंबर 1, दैट इज, यहां देखो मेंशन्ड है, ऊपर लिखा हुआ है
ऊपर लिखा हुआ व्हेन स्मॉल r इज लेस देन रेडियस ऑफ द आपका वायर। ठीक है भाई। अब देखो यूनिफॉर्मली चार्ज ले लिया तो इसकी डेंसिटी लेंगे, क्योंकि सर इस बार रो क्यों आ गया, मैंने सब पढ़ा रखा है, जो एब्सेंट थे उनको वीडियो देखना पड़ेगा। रो का मतलब क्या है, देखो ध्यान से, मैंने रो रखा है यहाँ पे, पिछली बार सिग्मा रखा था। सिग्मा और रो में अंतर क्या है? सिग्मा दिखाता है कि जब चार्ज सिर्फ सरफेस पर हो तो उसकी डेंसिटी क्या है, और रो दिखाता है चार्ज पूरे पूरे वॉल्यूम के अंदर है, मैन सिलेंडर के अंदर और बाहर हर जगह चार्ज है, इसको कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ना। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक भाई। इसका फॉर्मूला क्या होगा सर, जो टोटल चार्ज है उसको टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर दो। अगर आप छोटा वॉल्यूम लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि डेंसिटी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, चाहे जहां भी पढ़ाओ, 11th में पढ़ाओ 12th में पढ़ाओ, डेंसिटी शब्द का मतलब ही होता है कि वो कांस्टेंट रहेगा। यानी अगर मैं इस छोटे सिलेंडर कट करके निकालूंगा तो यहां पर भी डेंसिटी सेम आएगा, यानी इसके अंदर जो चार्ज प्रेजेंट होंगे यहां पर, ये सारे जो पॉजिटिव चार्ज हैं, इनकी डेंसिटी भी वही होगी जो डेंसिटी पूरे सिलेंडर की। समझ में आ रहा है? लेकिन सर इसका जो फॉर्मूला होगा, अब इसके लिए आप स्मॉल क्यू चार्ज लिखिए। क्यों? मैंने कहा क्यों स्मॉल क्यू लिखूं, तो आपने टोटल चार्ज कैपिटल क्यू लिया हुआ है, लेकिन मुझे दिख रहा है कि छोटू से सिलेंडर में सारे चार्जेस तो नहीं आ रहे हैं, तो इसमें कुछ एक हिस्सा ही तो आ रहा होगा, उसके लिए आप नया चार्ज लिखो, स्मॉल क्यू लिख दिया। अब आप इसका डिवीजन करो इसके वॉल्यूम से, क्योंकि इसके वॉल्यूम में जितने चार्ज होंगे उतने ही को तो रिप्रेजेंट करेगा ये डेंसिटी। तो यहां पर नया आ गया भाई वी इनक्लोज्ड, इनक्लोज मतलब जितना आपके अंदर आ रहा है। ठीक है, समझ गए? अच्छा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना तो सबसे आसान काम है। कैसे? वॉल्यूम पढ़ा देता हूं, देखो वॉल्यूम कैसे निकलेगा। मैं कहूंगा भैया एक सर्कल है, अब मुझे अंदर का चाहिए। अभी मैंने बैंगल से बताया बाहर के लिए कि हमें सिर्फ सरफेस चाहिए था, अब मुझे वॉल्यूम चाहिए। वॉल्यूम अंदर होता है कि बाहर होता है? अंदर होता है ना। तो अंदर के लिए क्या लगेगा भाई? एरिया लगेगा, है ना, पाई आर स्क्वायर, वही बैंगल वाला कंसेप्ट। बट अब हमें सर्कमफेरेंस ना लेकर के मैं हर बैंगल का एरिया ले लूं, तो मैं कितनी बार एरिया लूंगा? अगर इसकी जो हाइट है वो एल है, तो यानी पाई आर स्क्वायर इंटू, इज इट ओके? तो नाउ यू हैव अंडरस्टैंडिंग कि भैया हम ये सारी चीजें करते कैसे, खेल करते कैसे हैं। तो सर ये सब पढ़ के क्या फायदा, हम लोग को तो क्यू मिला ही नहीं, तो मैं कहूँ क्यू मिल गया तुमको। कैसे? रो इज इक्वल टू, ये तुम लिखो, है ना, ये तुमने लिख लिया। तुम कह रहे हो सर अंदर ये छोटू वाला चार्ज बताओ, तो मैंने कहा इसी को अगर ये तुम्हें पता है तो यू कैन से ना कि सर रो इंटू, अगर मैं पाई स्मॉल और स्क्वायर एल कर दूंगा तो मुझे वो चार्ज मिल जाएगा जो इनक्लोज्ड है इनसाइड दिस गॉसियन सरफेस। चार्ज इनक्लोज्ड इनसाइड द गॉसियन सरफेस, यही तो निकालना होता था। अब जैसे गॉस लॉ नहीं आता है तो आज की क्लास ही खराब हो जाएगी, तो बताना पड़ेगा। गॉस लॉ क्या कहते हैं? गॉस साहब ये कहते हैं कि जो टोटल फ्लक्स है, अब कहेंगे फ्लक्स नहीं पता, फ्लक्स होता है कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक एरो की तरह ऐसे बाहर की तरफ जाती है ना, कितनी नंबर ऑफ फील्ड, एक संख्या, मान लो 10 20 30 40, ऐसे आपकी एक संख्या को रिप्रेजेंट करता है फ्लक्स। किसकी संख्या? कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपके सतह से परपेंडिकुलर दिशा में निकल रही हैं। यानी कि अगर ये मेरा एक कर्व्ड सरफेस है, ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ऐसे अंदर से आनी चाहिए, ऐसे नहीं जानी चाहिए, इसको परपेंडिकुलर निकलना पड़ेगा, मेकिंग 90। समझ में आ रहा है? तभी काउंट करेंगे, नहीं तो काउंट हम नहीं करेंगे। हम काउंट उतनी ही लाइनों करेंगे जो परपेंडिकुलर दिखेंगी। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग गॉस लॉ लगाएंगे। गॉस साहब ने कहा था कि टोटल चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाई, बताओ, एप्सिलॉन। अच्छा, ये बदलेगा कब? जब मीडियम बदलेगा। हम जो पढ़ रहे हैं उसमें एयर लेके चल रहे हैं ना, तो हमें कोई टेंशन नहीं है। और इसका दूसरा फॉर्मूला क्या है? कहते हैं कि जो इनक्लोज्ड एरिया है उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया वेक्टर का आप डॉट प्रोडक्ट कर दो और उसका इंटीग्रेशन कर दो, है ना। ये दोनों आपके सेम चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैं इसी से सॉल्व कर डालूंगा। क्यों इनक्लोज मैंने निकाल दिया ना, दिख रहा है? मेरा भी आ गया। ठीक है, तो ये आ जाएगा बेटे क्या, रो पाई आर स्क्वायर एल इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट तो उसको हम आउटसाइड ले लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, तो किसका एरिया लोगे तुम भाई? जो तुम्हारा गॉसियन सरफेस है उसी का तो लोगे ना। तो अब वो एरिया निकालो और उसको वैल्यू पुट करो एंड सॉल्व करके आगे बढ़ जाओ। तो ये है, इसको सॉल्व करिए, मुझे इसका आंसर बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताइए।
अब मैं अभी सिखाऊंगा इसमें और कुछ। देखो मैंने इसमें नहीं पढ़ाया है, क्या नहीं पढ़ाया है, मैंने नहीं पढ़ाया है कि टॉप में 0 होगा बॉटम में 0, सिर्फ कर्व पढ़ा रहा हूं क्योंकि मैंने पिछली क्लास में बड़ी मेहनत करी है, तो मुझे दोबारा नहीं बताना है किसी को। देखो नहीं आता है, देखो बहुत आसान है बेटा, ये समझे। इसमें पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, ये 3 बंदर नहीं थे ना, इनको पढ़ाना पड़ेगा। देखो भाई आप लोग को ही बता रहे हैं, बाकी सबको आता है। ऐसे पॉजिटिव चार्ज होता है ना बेटा, बहुत आसान है, ऐसे चार्ज होता है, ठीक, क्लियर है। अब ये चार्ज कभी भी ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं इमिट करेगा, इट विल इमिट लाइक दिस ना, आउटवर्ड, है ना, आउटवर्ड। तो आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, हर तरफ ऐसे जाएगी कि नहीं जाएगी। अच्छा ये इसमें एक और चीज है, हम लोग को 2D दिखता है, तो एक ऐसे सामने भी आ रही होगी, यानी इस तरीके का एक रिंग बन रहा होगा जो कि सिलेंड्रिकल होगा, हर डायरेक्शन में ऐसे निकल रहा होगा ना। तो अब तुम मुझे बताओ, इसका एक एरिया वेक्टर बनेगा, तो एरिया वेक्टर यही बनेगा, सरफेस के परपेंडिकुलर उसको एरिया, उसका एरिया की वैल्यू होती है वेक्टर की, और उसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर होती है ना। तो जो एंगल, जो ये फॉर्मूला लिखा तुमने, ये वाला फॉर्मूला डॉट प्रोडक्ट है, ए डॉट बी के बीच में फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा, है ना, इनके बीच का एंगल थीटा होगा। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड देखो यहाँ पर, ये क्या है, 0 डिग्री या 90 डिग्री, 90, और कॉस 90 क्या होता है, 0। तो फ्लक्स होगा, नहीं होगा ना, 0 हो गया। इसी प्रकार से नीचे भी बना लो, इलेक्ट्रिक फील्ड ये रही और तुम्हारा एरिया वेक्टर कितना एंगल बन रहा है। लेकिन जब भी अगर हम कर्व वाला हिस्सा लें, कर्व वाला हिस्सा लें, तो इसमें एरिया वेक्टर भी ऐसे बाहर रहेगा, हर पॉइंट का अलग अलग डायरेक्शन रहेगा लेकिन बाहर रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर ही निकल रही है, दोनों लाइनें पैरेलल हो जाएंगी, और पैरेलल लाइन के बीच में एंगल कितना होता है, 0, और cos 0 क्या होता है, 1। तो मैक्सिमम फ्लक्स कब होगा, जब थीटा 0 होगा। तो इसीलिए जो हमने डायरेक्टली लिख दिया, मैंने सिर्फ वही वाला एरिया लिया जो मेरा काम आ रहा है, बाकी दो हमने छोड़ दिए। तो यहां पर सिर्फ कर्व्ड वाला एरिया लगेगा ना, इंटीग्रेट करूंगा तो आएगा क्या, 2 पाई r इंटू एल, ठीक है। तो ये तरीका है, तो ये हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि ये कर्व्ड वाला एरिया ही हमारे काम का है, और यहाँ फाई टॉप प्लस फाई बॉटम, ये क्या है, 0, इनका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये मैंने पिछले में पढ़ाया है, आज मैंने नहीं पढ़ाया, ठीक है। आंसर निकालिए, बस खत्म है, इसमें इंटीग्रेट करेंगे तो ये देखो इंटीग्रेशन या कट कर देगा, और ए क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एल, एक ही स्टेप का था ये, ई इंटू 2 पाई स्मॉल आर, ठीक है। अरे जिसको नहीं आता इंटीग्रेशन डेरिवेटिव को बेटा कट कर देता है, तो बचता क्या है, ए। तो ये कौन सा एरिया है, कर्व्ड वाला, कर्व्ड एरिया ऑफ सिलेंडर जो हमारा है वो क्या है, 2 पाई, ठीक है। इतना आसान था ये, चलो बस इसको इक्वेट कर लो, है ना, और ई का फॉर्मूला बना लो। तो यहां से E इज इक्वल टू आ गया रो पाई आर स्क्वायर एल अपॉन 2 पाई आर एल, एल से एल गया, एक आर से आर गया, पाई से पाई गया, तो क्या आ गया फॉर्मूला, देखो रो आर अपॉन 2, है ना। अरे एक एप्सिलॉन नॉट भी तो था, कहाँ छोड़ दिया मैंने इसको, यहाँ एप्सिलॉन नॉट नहीं रखोगे, तो ये एप्सिलॉन आया कि नहीं आया, ठीक है। तो अगर ये एग्जाम में करके आओगे तो कोई काटेगा नहीं नंबर तुम्हारे, ठीक है। तो ये हो गया। तो देखो एज लॉन्ग एज स्मॉल आर इज लेस देन आर, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लिनियरली इंक्रीजेस विद द रेडियस। देखो ध्यान से क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, देखो न्यूमरेटर में स्मॉल आर है, यानी मैं जितना सेंटर से दूर होता जाऊंगा न्यूमरेटर बढ़ता जाएगा, यानी ये पूरी वैल्यू इंक्रीज होगी। तो ये वाला ग्राफ अभी देख लो, ये वाला जो हिस्सा है, ये मैं क्या कर रहा हूं, आर की वैल्यू 0 से कहां तक, आर की वैल्यू, तो मैं इंक्रीज कर रहा हूं, क्योंकि मेरा फॉर्मूला क्या कहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जब कब तक, टिल स्मॉल आर इज इक्वल टू, ठीक है, अंदर से जब मैं बाहर की तरफ आ रहा हूं, जैसे सरफेस पे आऊंगा मैं मैक्सिमम हो जाऊंगा, उसके बाद मैं डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है। देखो इसका एक आसान भाषा में एक और बात बोल देता हूं, जिसको अभी समझ नहीं आ रहा, बेटा कुछ नहीं आता तुमको, ये बताओ जब तुम यहां से बाहर आ रहे हो सिलेंडर मोटा होता जाएगा, ज्यादा चार्ज अंदर आएंगे, ज्यादा चार्ज होगा, ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ताकतवर हो गया, बस इतना ही समझ लो, ठीक है। तो ऐसे हो गया ये,
अब जब स्मॉल आर मतलब जो हमारी पोजीशन है वो बाहर है, ये पूरे वायर के बाहर चले गए, यहां आ गए, ये दूरी कितनी हो गई तेरी स्मॉल आर, और रेडियस तेरा छोटा हो गया ना, इतना रेडियस हो गया। अब हम सिलेंडर के बाहर आ गए, अब मेरे ऊपर जो भी इफेक्ट होगा वो सारे चार्ज की वजह से होगा, तो इस बार मुझे कुछ भी अलग से नहीं करना है, चार्ज मुझे टोटल लेना है अब, है ना, क्योंकि मैं बाहर आ गया भाई, बाहर आ गया तो जितना चार्ज है सारा का सारा मेरे अंदर आ गया। देखो इसके अंदर सारे चार्ज हैं कि नहीं है, तो अगर हमने लेंथ एल ली तो फिर से वही वाला कंसेप्ट करेंगे, तो यहाँ पर एज्यूम दैट यूनिफॉर्मली चार्ज इनफिनिट सॉलिड नॉन कंडक्टिंग वायर ऑफ रेडियस आर एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो, एंड लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है, सरफेस के लिए लैम्डा ले लिया, और लेंथ के लिए हमने लैम्डा ले लिया, और हमने वॉल्यूम का भी रखा हुआ है कि प्लस रो। तो कह रहे हैं अगर लैम्डा निकालना है तो क्या जाएगा, रो पाई आर स्क्वायर। तो यहां देखिए, जिसको अभी ये समझ में नहीं आता जल्दी ये क्या कर देते हैं सर आप, है ना, ऐसे ये होता है भाई, ये टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ, जिसको नहीं आता उसके लिए, ठीक है, ये लीनियर हो गया। अब ये बता ये क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम बनता कैसे है यार, पाई आर स्क्वायर इंटू एल ही तो है। अब देख ध्यान से, ये क्या है लैम्डा, एक रिलेशन होता है रो इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन एरिया। अब इसको इधर भेज दे, बना, ठीक है, ये होते हैं, ठीक। तो इतना इससे डरना नहीं है, ये सब सिर्फ लिखने का एक तरीका है, तुम नहीं भी लिखोगे, तुम्हें जो मैंने सिखाया उससे कर दोगे तब भी आंसर सही आएगा। तुम्हें अगर लैम्डा नहीं आता है तुम रो से कर दो तब भी आंसर सेम आएगा। दिस इज टू एप्सन एंड नॉट ना, अरे इसीलिए इससे नहीं पढ़ाता है, जरूरत ही नहीं है। हम लोग कहाँ थे, इधर आओ, सीधे अपने खुद से करेंगे, यहाँ बैठे अपन, है ना, गॉस लॉ लगाएंगे, क्या कहेंगे कि भैया फाई इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज अपॉन, इतने में ही हो जाएगा, इज इक्वल टू ई डॉट, यही तो होगा ना। अच्छा ये बताओ, मेरा फिर से वही वाला कंसेप्ट है, चार्जेस इस प्रकार से प्रेजेंट है ना बेटा, ऐसे हैं चार्जेस, तो इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इस तरीके से होगी, है ना, तो टॉप और बॉटम लेना है नहीं लेना है, सीधे कर्ड वाला फॉर्मूला, तो ये जगह 2 पाई आर, ये तेरा ये हो गया, ई विल बी कांस्टेंट, ठीक है, और ये क्यू इनक्लोज्ड क्या होगा, अब सर टोटल लेना पड़ेगा, जब टोटल लेंगे तो क्यू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन, अब कौन सा वॉल्यूम लोगे, ये वाला लोगे कि अंदर वाला लोगे, चार्ज कहां प्रेजेंट है, अंदर, इसमें ही गलती होती है हम लोग से। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं, तो चार्ज जहां प्रेजेंट होगा तुम वही वाला वॉल्यूम ले सकते हो कि कुछ भी ले लोगे जहां प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट सर वो तो सिर्फ इतने रेडियस तक में ही प्रेजेंट है ना, तो मैं यहां पर गलती से भी वो वाली गलती नहीं करूंगा, मैं ये लिखूंगा, लेकिन इस बार समझ में आ रहा है, तो ये है, अब यहां से क्यों निकाल लेंगे, ठीक, तो ये पूरे फॉर्मूले में इफ यू नोटिस प्रॉपरली ये बदल रहा है, बाकी सब कुछ सेम है, समझ में आ रहा है। तो आप ये सारा सॉल्व करेंगे, ये देखो इसने के कर दिया, के से डरना नहीं है, के इज 1/4 पाई, ठीक है, इसीलिए डायरेक्ट हो जाता है तो समझ में नहीं आता है, आप खुद से करिए, जो मैंने सिखाया है उसमें वैल्यू पुट करिए, क्यू की वैल्यू पुट करिए, और पूरा सॉल्व करके आप देखेंगे आप यहीं पहुंच जाएंगे, ठीक है, करिए।
इतने में हो गया, मैच करा लो। अरे यार ये तुमने क्यों लिख दिया, वो लिखा है फॉर्मूला। अरे भाई ये रो के बराबर है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। ये क्यू इनक्लोज आ गया अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसका एप्सिलॉन नॉट यहाँ लिखा हुआ है। इधर से एरिया रहा है 2 पाई आर एल, ठीक है। देखो एल से एल कट गया, पाई से पाई कट गया, बच जाएगा ये स्मॉल आर, ये 2, तो 2 आर एप्सिलॉन नॉट कह लो या 2 एप्सिलॉन नॉट आर कह लो। ऊपर बचा क्या, आर स्क्वायर रो, ठीक। तो ये इतना आसान है, हम लोग इतना ये सब क्यों करें। अच्छा ये आया कहां से, अगर किसी को कहना हो कि नहीं सर आपने ये नहीं सिखाया हमें, तो बेटा सिखाया हुआ है। एक वायर सिखाया था, वायर के बाहर जाओगे तो क्या 2k लैम्डा अपॉन आर, पीछे आके पढ़ लो। इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड अ वायर, पतला सा वायर, पहला ही केस पढ़ाया। तो अगर जब हम इस मोटे से भी, मतलब थोड़ा थिकनेस है लेकिन है तो एक वायर की तरह ही ना, तो अब इसके मैं बाहर जा रहा हूं तो एक वायर का जैसा इफेक्ट होगा, वैसा ही इस मोटे से थोड़ा सा ये पाइप है और ये पतला है, लेकिन इफेक्ट तो वही आएगा ना इसका, क्योंकि चार्ज दोनों में अंदर इंक्लोज हो गए। तो उससे रिलेट करने की कोशिश की गई है। नहीं करना चाहते, ये तो आता ही है, वो लिखोगे सीधे ये लिखोगे, आंसर आ गया, ठीक है। तो दोनों तरीके से आपका आंसर गलत कभी नहीं आ सकता। अब सर ये और ये और ये देखिए सब कुछ मैच हो रहा है ना, तो मैंने बस आसान कर दिया प्रोसेस। चलिए इतना इसको टाइम देंगे तो खराब हो जाएगा क्लास, कोई मतलब नहीं है इसका इतना टाइम का, ठीक है। चलो भाई देखो, इनसाइड सिलेंडर क्लियर हो गया सबको, पहला केस किया, आउटसाइड दूसरा केस किया, ये ग्राफ बना लिया, ठीक है। अगर किसी ने कह दिया एट सरफेस नहीं पढ़ाया है तो उसको तो गिरा के मारेंगे, ये वैल्यू पुट कर देना पहले वाले में, आंसर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। और अगर किसी ने कह दिया नहीं डेराइव ही करेंगे, नहीं हम तो जिद्दी हैं, हमें सब कुछ खुद से करना है, तेरा ये हो गया रेडियस और यही हो गया मेरे पॉइंट की पोजीशन, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। सेम अप्रोच क्या हो जाएगा, क्यू इनक्लोज टोटल क्यू हो गया, तो क्यू क्या हो जाएगा अपॉन, फिर से भाई पाई कैपिटल आर स्क्वायर है ना, इंटू एल, यही तो करोगे, इस बार स्मॉल आर नहीं आएगा है ना। और ये तेरा हो गया डेंसिटी के लिए, फिर वही वाला फॉर्मूला ई, फिर डीए करना है, एरिया क्या होगा 2 पाई कैपिटल आर है ना, इंटू 2 पाई कैपिटल आर इंटू लेंथ। अब ये आर आर कटने लगेंगे, ठीक है। अब इन दोनों को इक्वेशन नंबर 1 हो गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया, और अब इसको फाई के बराबर कर दूं और तीसरा इक्वेशन लिख दूंगा क्यू अपॉन कैपिटल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये उठा के पुट कर दूंगा सारी। तो यहीं से आंसर आ रहा है मेरा E इज इक्वल टू, क्यू की वैल्यू क्या रखा हूं, रो इंटू पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू एल डिवाइडेड बाई, ठीक है, डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एरिया, एरिया क्या है 2 पाई कैपिटल आर इंटू एल, एल से एल कट गया, एक आर से एक आर कट गया, पाई से पाई कट गया, तो क्या आ रहा है रो आर कैपिटल आर अपॉन 2 एप्सिलॉन। तो क्या दिक्कत हो गई, इसी में पुट कर लेते यार, इतनी मेहनत करवा दिया मुझसे भाई, स्मॉल आर को कैपिटल आर ही तो करना है, सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जो मैंने पढ़ा दिया प्रोसेस उस पर टिके रहोगे तो कोई भी केस सॉल्व कर लोगे, रटने पे जाओगे तो नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये है, ये ग्राफ ऐसे ही बना, तो ये देखो तुम्हारी जो ये वाली वैल्यू आ रही है, ये मेरी वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है, ये इसको अरे लिख दो यार, इसको नहीं तो कहेंगे लिखा नहीं है ना, रो कैपिटल आर अपॉन 2 है ना, एट सरफेस एट, लो भाई ठीक है, इतना टाइम थोड़ा ना है तुम लोग बैठ के लिखोगे खुद से करो जाके घर पे, ये तो और आसान है, ये तो तुम लोग ऐसे ही समझ लोगे, इतने इंटेलिजेंट बच्चे। एक शीट ले ली हम लोग ने, क्या ले ली, ये ऐसे ही देखो, बात करते करते चैप्टर खत्म हो जाएगा, ये चैप्टर में समझना ज्यादा है, करना कुछ नहीं, एक ही चीज बार बार, इसमें वही इक्वेशन ई डॉट डी इज इक्वल टू वही क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट है ना। तो अगर फंडा समझ लोगे तो ये सारे 7 8 9 केसेस जो हैं वो तुम एक बार बैठ करके खुद से सारा लिख सकते हो, और उसी में नॉलेज है, आप छापने में कुछ नहीं आना इसमें। तो ये शीट हो गई तेरी, ठीक है। अरे मैं किताब का कोई वो नहीं कर रहा भाई, मार्केटिंग नहीं कर रहा, कुछ और उठाना पड़ेगा, कहेंगे सर जी मार्केटिंग कर रहे, मार्केटिंग नहीं कर रहे। ये देखो मुझे तो पढ़ाने से मतलब है, ये एक शीट है, शीट ऐसी होती है, इसके 2 साइड होते हैं है ना, फ्रंट बैक या टॉप बॉटम कुछ भी कर लो। तो एक इधर चार्ज आ जाएगा, जब चार्ज इसके ऊपर मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, चार्ज इसको दूंगा तो चार्ज कहां तक बिखरेगा, इस पर इधर आएगा और इधर आएगा, यही तो होगा।
तो अब क्या किया, हमने गॉसियन सरफेस एक सिलेंडर का ले लिया, बीच में से हमने एक छोटा सा सर्कुलर एरिया लिया, ये शीट थी मेरी, शीट पर मैंने ऐसे छोटा सा ऐसे बनाया, ठीक है, ये तेरा है डीए, ठीक है, इसको एक्सपैंड कर दिया, गॉसियन लेना है ना, मैं कुछ भी ले सकता हूं, तो मैंने कहा मेरा पॉइंट यहां था, ठीक है, ये पॉइंट भी था, इसकी दूरी यहां से डी थी, ठीक, तो मैंने क्या किया, वही डीए का एरिया लेते हुए सिलेंडर बना दिया इधर से उधर तक, चाहे इधर की तरफ इफेक्ट देखना हो चाहे इधर की तरफ इफेक्ट देखना हो, दोनों तरफ हमारा बराबर दूरी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अब हम कह रहे हैं कि इस केस में भी जो चार्ज है ये आपको दिख रहा है कि ये सरफेस पर ऐसे बना दूं, तो मुझे तुम बताओ, तुम बता सकते हो क्या ऐसे जाएगा क्या कभी भी इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, इट विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर कहां आएगा, बाहर की तरफ आएगा ना, तो फिर से यही वाली बात होगी, इनकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही बनेगी एंड सो ऑन, है ना। तो क्लियर कट बात हो गई, इस बार टॉप और बॉटम काम आ गए, देखो, क्योंकि ये किससे हिट करते निकलेंगे, है ना, और इधर भी, और किसके पैरेलल हो गए सर, कर्व के पैरेलल हो गए, पिछली बार कर्व वाला हमारा सबसे इंपॉर्टेंट था, इस बार कर्व का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उस सरफेस के पैरेलल हो गई, यानी पैरेलल हो गई तो सरफेस का जो बनेगा एरिया वेक्टर वो ऐसे बनेगा, और लाइन ऐसे जा रही है, समझ में आ रहा है। लेकिन जो रिंग बन रही थी, अब रिंग से ये, अब एरिया वेक्टर भी इसका इधर ही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे जा रही है, यानी थीटा 0, तो वो इस बार हमारा जो आपका बॉटम कह लो, लेफ्ट राइट कह लो, जो भी कहना है, और ये मेरा, ये नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू, बट जो कर्व है, जो कर्व वाला है, ये वाला हिस्सा जो है ना, फाई कर्व, वो 0 हो गया, समझ में आ रहा है। तो जो टोटल फ्लक्स बनेगा वो बनेगा फाई टॉप प्लस फाई बॉटम प्लस फाई, ठीक, और ये है 0, ठीक है। अब इसको निकालते हैं, है ना, तो फॉर्मूला क्या था, ई डॉट ए, यही तो था ना फॉर्मूला, ई डॉट ए, तो मैंने डीए ले रखा है तो कोई बात नहीं, तुम डीए ले लो, ठीक है। तो मैंने कहा यार एक बताओ, ई और डॉट क्या, थीटा इज ऑलवेज 0, बोथ द सिनेरियो, थीटा कोई 180 नहीं बोलेगा भाई, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इसका एरिया वेक्टर इधर होगा, इसका इधर होगा, दोनों के पैरेलल है। इससे गलती क्या हो जाती है, हम मान लेते हैं एक ही साइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो कहेंगे सर इसका एरिया वेक्टर इधर है लेकिन इसका तो उल्टा है, तो इधर 180 बना रहा होगा, तो 180 नहीं बनाएगा, क्योंकि दोनों साइड चार्ज है, एक साइड होता तो फिर थोड़ा सोचते भी ना, तो ऐसा नहीं है। तो ये हो गया, तो इसमें भी पॉजिटिव आएगा और इसमें भी पॉजिटिव आएगा, इधर 0 आएगा, ठीक है, आ गया 2ES, एस इज द सरफेस, एस इज सरफेस, तो ये मेरा पहला इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब मैं गॉस लॉ लगा दूंगा, तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या हो जाएगा, फाई टी विल बी इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया बेटा, दोनों को इक्वेट कर दो, तो 2ES इज इक्वल टू Q अपॉन, यहां से समझ में आ रहा है, E इज इक्वल टू Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट S, ठीक है बेटा। अभी भी काम खत्म नहीं हुआ, अभी हमें क्या निकालना है, वी हैव टू चेंज Q ना, Q चेंज करके सिग्मा बनाना है, और सिग्मा क्यों बनाना है, क्योंकि सर इसमें इस बेचारी पतली सी शीट में कोई वॉल्यूम है क्या, तो ये तो सरफेस ही बचा ना, तो इसकी सरफेस डेंसिटी तो हो सकती है, तो यहां सिग्मा ही तो आएगा, तो फाइंड आउट कि सिग्मा कितना है, सिग्मा क्या हो जाएगा, जो भी सरफेस है ना, जो भी चार्ज है वो कहां बिखरा जाएगा भाई, सरफेस पर, है ना, तो Q इज इक्वल टू वॉट, सिग्मा इंटू, अच्छा इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ये बनाया था। तुम मुझे ये बताओ, जो यहाँ टॉप बॉटम और टॉप का जो एरिया है, क्या वो शीट का उतना ही एरिया ऑक्युपाई कर रहा है, बराबर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, किसको ये बात समझ में नहीं आ रही है। अरे यार मैंने पहले सर्कल क्यों बनाया, ताकि इसी के ऊपर चूड़ी 1 2 3 4 ऐसे रखता जाऊंगा, सिलेंडर बन जाएगा, तो जितना एरिया यहाँ ऑक्युपाई हो रहा है उतना ही तो ऊपर तक आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो बिना देखो वैल्यू पुट किए मैं पूरा ड्राइव कर दिया, तुम पाई आर स्क्वायर कर सकते हो, गलत नहीं है कुछ भी, जैसे किसी ने कह दिया सर मैं ये रेडियस आर लूंगा, कैपिटल आर लूंगा, ले लो भाई, कट ही जाना है वो अंत में। मैं ये दिखा रहा हूं कि बिना वैल्यू पुट किए हम सेम आंसर लेकर के आ रहे। तो यहां पर भी देखो क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, सिग्मा एस पुट कर बेटा इसमें, सिग्मा एस अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एस,
इसी कहते हैं एक्सपीरियंस। समझ में आ रहा है? हमें फंसना नहीं है, हमें चालाकी से निकलना आना चाहिए। तो कोई कहते नहीं एस से नहीं पढ़ूंगा मैं पढ़ूंगा डीए से, तो ठीक है, तो यहां डीए पुट कर, यहां डीए पुट कर, और वही डीए के लिए तो यहां पुट करेगा, तब भी कट जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब मैं बताता हूं तरीका सबसे अच्छा क्या, हम पूरा का पूरा ले लेंगे, है ना, पूरा बड़ा सा ले लेंगे तो भी आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें खेल डेंसिटी कर रही है। डेंसिटी चाहे थोड़े से टुकड़े का निकालूंगा, चाहे मैं पूरे का निकालूंगा, आंसर वही आएगा, इफेक्ट वही आएगा। समझ में आया? तो ये फॉर्मूला बन गया तुम्हारा E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन, कितना आसान है कि नहीं ये बताओ डेरिवेशन। बस अगर समझ गए, अभी तक मैंने एक में भी प्रोसेस चेंज किया क्या? एक ही फॉर्मूला पढ़ाया है, उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये अगर आप समझ लेंगे तो इतना लंबा लंबा पैराग्राफ पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। आप बस फिगर देखेंगे, टॉपिक देखेंगे और सीधे अप्लाई कर देंगे। समझ में आ रहा है? तो आपका टाइम भी बच रहा है, आपको नॉलेज बराबर हो रही है, डेरिवेशन पूरा आ रहा है, स्टेप वाइज कर रहे हैं और आपका आंसर भी सेम आ रहा है। तो ये आपके ऊपर है कि इसको रिवाइज करते हैं या आप इसको ऐसे ही टाइम पास करके छोड़ देते हैं। कर लेंगे रिवाइज तो गारंटीड क्वेश्चन है, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ से क्वेश्चन आता ही है। ये तो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये कर लीजिएगा। अब हम क्या कर रहे हैं अब बदमाशी कर रहे हैं थोड़ी सी। हम कह रहे हैं कि नहीं अब तो हम शीट के अंदर जाएंगे, है ना। थोड़ा हम जो है, हम लोग ने 2D थिकनेस की एक ले ली शीट, पहला वाला जो पन्ना लिया था, और इसमें क्या अंतर है देखो, एक थिकनेस है, अब ये जो थिकनेस है यही 2D है बेटा, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं नहीं हम शीट के अंदर जाएंगे। तो हम कैसे अंदर जा सकते हैं? हमने कहा कि भाई डी से भी छोटी दूरी तक हम रखेंगे अपनी पोजीशन। अरे एक से इधर ये मिड पॉइंट है ना, डी इधर और इसको मिला के 2D बन रहा है। तो अपन क्या कर रहे हैं, हम आर की जो, आर याद है ना मैंने क्या सिखाया, आर आप हो, आपकी पोजीशन है, ठीक है। आप डी से भी पतले हो तो कहां जाओगे, अंदर चले जाओगे शीट के, है ना, शीट के अंदर चले गए। हाँ तो क्या कह रहा था मैं, आप लोगों को सिखा रहा था कि अगर अपन शीट के अंदर चले जाए तो क्या होगा, है ना। अच्छा एक काम करोगे, थोड़ा तुम लोग अपने आप को पुश करोगे, ट्राई करो जो हमने सिखाया वो काम करता है कि नहीं, कैसे करोगे। वेरी सिंपल, चार्ज इस तरीके से है तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लाइक दिस ओनली, है ना। और उसके बाद अपन चेक करेंगे यार, अच्छा आज पूरा खानदान याद कर रहा हूँ मुझे, मम्मी पापा भैया। चलो कहाँ थे, व्हेन वी आर इनसाइड दिस, है ना। तो इनसाइड होने में क्या है, थोड़ा दिमाग इसमें ये लगाना कि पहले तो तुम्हारे पास अगर तुम्हें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकालनी है तो अपन निकाल सकते हैं, कैसे, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि अब चार्ज इज प्रेजेंट एवरीवेयर ना, इनसाइड वो हर जगह है, तो इस सिलेंडर के अंदर चार्ज होगा कि नहीं होगा, तो डेंसिटी बदल जानी है थोड़ी, ठीक है। पाई आर स्क्वायर इज द, जो उसका सर्कुलर एरिया है, उसी सर्कुलर एरिया को बढ़ाना है, ठीक है। कितना बढ़ाना है भाई, सर इधर आर आप जा रहे हो इधर भी, तो लेंथ इज 2r ना, तो ये तुमने खुद से निकाल लिया, वंस यू नो द वॉल्यूम, ठीक। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला भी तुम्हें पता है, ठीक है। इस तरीके से करोगे तो यू कैन इजिली कैलकुलेट द क्यू इनक्लोज्ड, क्योंकि टोटल चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द गॉसियन सरफेस, वॉल्यूम ऑफ द गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस 1D 2D 3D सब हो सकता है क्या, सब सही बोलता हूं मैं, गॉसियन सरफेस 2D हो सकता है यस और नो बोलो भाई, जल्दी बताओ जो पढ़े थे, मैंने पढ़ाया था, होता है या नहीं होता है, नहीं होता है, सिर्फ क्लोज्ड बॉडी, क्लोज्ड बॉडी 3D होती है। तो कहेंगे भैया सिर्फ और सिर्फ 3D पॉसिबल है, 2D कहां से ले आ दिया आपने, मैंने पढ़ाया था तो उसमें लिखा है क्लोज्ड बॉडी। जब तुम ऐसे गोला बनाते हो इसका मतलब नहीं बताया था, मैंने कहा था ये क्लोज्ड बॉडी को रिप्रेजेंट करता है ना,
तो क्लोज मतलब 3D बेटा। तो देखो सिलेंडर 3D है, सिलेंडर इज 3D और 3D में ही वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम सिर्फ 3D के पास ही तो होता है कि 2D के पास भी होगा। कर डालो, ट्राई करो, यहां तक तो पहुंचा ही दिया मैंने। अब दिमाग लगाओ कि कहां कहां इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल है और ऐसे करके सॉल्व कर डालो। एक लाइन का है ये, एक तो करके दिखाओ कम से कम। अच्छा चलो बस इतना मुझे बता देना, देखते हैं ये जो नहीं कर पा रहे हैं, जो कर रहे हैं वो करते रहें, जो नहीं कर पा रहे हैं वो बस मुझे इतना अपना सोच के मुझे बताना कि इसमें कर्व वाले के पैरेलल होगा या परपेंडिकुलर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के। मैंने वेक्टर नहीं बोला, जैसे ये सरफेस है, ये इसके पैरेलल होने का मतलब ऐसे जा रही होगी, परपेंडिकुलर मतलब ऐसे जा रही होगी, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी वो कर्व वाला जो पार्ट है हमारा उसके पैरेलल होगी या परपेंडिकुलर होगी? पैरेलल होगी। तो एरिया वेक्टर के 90 डिग्री पर हुई कि नहीं हुई? एरिया वेक्टर ये होता है, अगर मैं ऐसे जा रहा हूं तो 90 हो गया कि नहीं हो गया? यानी इसका कर्व वाला जो फाई टोटल लिखना सिखाया था मैंने, तो अगला स्टेप तुम्हें करना कुछ नहीं था, बस तुम्हें ये लिखना था कितने सरफेस हैं? 3 है, टॉप है ना, कर्व एंड एक तो तुम प्रिपेयर कर लिए, क्वेश्चन नंबर 1 तो बन गया तुम्हारा, क्यों तुमने निकाल लिया, ठीक है। ये है। अब मुझे बताओ क्या इसमें कोई फ्लक्स होगा? सोचो ना यार, 90 है, cos 90 0, अरे ई डॉट ए करोगे ना, और ये क्या है cos ऑफ, इसकी वैल्यू कुछ भी हो, ये तो 0 हो गया ना, ये तो 0 हो गया, तो यानी इसका फ्लक्स है नहीं, ठीक है। वेरी आसान, वेरी वेरी सिंपल, आसान बोल दिया मैंने, आसान एंड सिंपल बात एक ही है, 0। नाउ टेल मी दिस, ये भी कर लोगे तुम लोग है ना। टॉप एंड बॉटम बताओ, ये रहा तुम्हारा टॉप में, ये इसको बॉटम बोलता हूं मैं, या लेफ्ट राइट बोल लो तुम। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल रही होगी, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एरो बना देता हूं यहीं पर, ये एरिया वेक्टर का भी ये कितना एंगल बनाएगा? 0। पैरेलल लाइंस ऑलवेज मेक 0 डिग्री ना बेटा, तो यानी कि इसमें फ्लक्स होगा, हाँ होगा। इधर देख लेते हैं, इधर भी वही है, यानी कि ये दोनों ही तो है जो काम कर रहे हैं। तो करना क्या था यार, तुम्हें बस ये लेना है इनटू पाई आर स्क्वायर, जो भी तुम्हारा रेडियस है, रेडियस क्या लिया? कैपिटल आर लिया ना, तो तेरा कैपिटल आर आ जाएगा, पाई कैपिटल आर कॉस ऑफ, पूरा लिख दिया मैंने, लो कॉस ऑफ 0, कॉस 0 इज 1, ठीक है। इसको लिखें या ना लिखें कोई मतलब, प्लस अगेन यहां पर 0 प्लस ई पाई कैपिटल आर, तो तुम्हारा फाई टोटल निकल गया। ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन नंबर 2। कर डालो यार, खत्म करो। एंड इसको फिर दूसरा गॉस लॉ से, फाई टोटल इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन, ठीक है, इन दोनों को इक्वल टू करना है। इक्वेशन नंबर 3 लिखेंगे फ्रॉम 2 एंड, तो यहां से आ जाएगा क्यू इनक्लोज का फॉर्मूला क्या था बेटा, ये लिखो, रो इंटू पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू कितना है 2r, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। फिर अपॉन एप्सिलॉन, यही तो है ना, इज इक्वल टू ई इंटू पाई आर स्क्वायर। ये कितनी बार है? 2 बार है सर, है ना भैया। तो देखो ये 2 से 2 गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, रुको इसका कलर चेंज कर देता हूं ताकि ये दिखे थोड़ा, मेरा 2 भी तो बहुत अच्छा है, की गलती नहीं है। इक्वल टू, ये इतना समझ में आ रहा है? अब देखो कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है, 2 से 2, पाई से बचा क्या, E इज इक्वल टू, देखो क्या बचा, रो स्मॉल आर अपॉन, अरे सर ये तो ये आ गया, आया कि नहीं आया? समझ गए? इतना आसान है, बस ये थोड़ा मेहनत करो, 2-3 बार देख लोगे लेक्चर तो टॉप कर जाओगे, सब आता है तुम लोग को। तुम लोग को पेपर तो आउट है, पेपर में आया गॉस लॉ? देखा ही नहीं होगा, पेपर मिल गया तो देखें क्यों है, आज मिलेगा इंस्टाग्राम। गजब भाई। अच्छा देखो, जैसे जैसे आर की वैल्यू बढ़ाऊंगा, न्यूमरेटर में स्मॉल आर लिखा हुआ, जैसे जैसे आर की वैल्यू बढ़ाऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी ना,
लीनियरली कैसे, लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन में कैसे बढ़ेगी, पावर देखी जाती है, पावर अगर 1 है तो स्ट्रेट लाइन में इंक्रीज होगी, यानी ग्राफ पे पहचानना हो, बना दिया किसी ने, तो ऐसे जो लाइन होगी इंक्रीजिंग वाली वो सही मानी जाएगी, ऐसे होगी तो नहीं मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि जब कर्व होता है तभी पॉसिबल है जब 1 से ज्यादा पावर हो। समझ में आ रहा है? और पॉजिटिव में होगा तो इंक्रीजिंग कर्व होगा और निगेटिव में होगा तो डिक्रीजिंग कर्व होगा। समझ में आ रहा है? डिक्रीजिंग कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, इंक्रीजिंग ऐसे बनेगा ना। अब एक और चीज बता दूं, ये मैंने पढ़ाया हुआ है बेसिक मैथ में, लेकिन वो तो बहुत पुरानी बात हो गई है ना, कहोगे सब पुरानी बातें क्यों करते हो। ये कुछ चीजें बता दूं, ट्रिक बता दूं फटाफट, अगर ऑप्शन टिक करने हो तो कौन से ऑप्शन गलत होंगे कौन से सही होंगे, अगर ये देखना हो तुम्हें तो कैसे देखोगे। किसी ने कह दिया कि इंक्रीजिंग है ना, देखो ध्यान से, तो कहेंगे कुछ लोग सर ये भी तो इंक्रीजिंग है और ये भी तो इंक्रीजिंग है, तो ये दोनों में से कौन सा सही बन लगाएंगे। ये दो ग्राफ मैंने एक ही में बनाए, तो एक तरीका होता है, ये दिखा रहा है कि बाद में भी इंक्रीज करता जा रहा है, और ये दिखा रहा पहले तो इंक्रीज हुआ लेकिन बाद में डिक्रीज होने लगा, तो फर्स्ट इंक्रीजिंग देन डिक्रीजिंग, तो ये ट्रू, ठीक है, और ये इंक्रीजिंग ही है, डिक्रीज हो ही नहीं रहा है, तो ये ट्रू। समझ में आ रहा है पहचानने का तरीका। और जब लीनियर रिलेशन होगा, वर्ड स्ट्रेट लाइन, ठीक है, और लीनियरली डिक्रीजिंग एक सेंटेंस होता है, लीनियर डिक्रीजिंग मतलब अब नया ग्राफ, ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग, ये तो ये वाला क्या सीन है, ये वाले इसमें क्या डिफरेंस होगा। इस वाले में ये पॉसिबिलिटी है डिक्रीज होने के बाद जीरो की तरफ चला जाए, है ना। इसमें देखो ये आकर के कहां आ रहा है, देखो पहले यहां पर ये इंक्रीज होते फिर डिक्रीज होने लगा, ठीक है, और फिर अभी निगेटिव भी जा सकता है। समझ में आ रहा है? कर्व्स को पहचानना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ग्राफ बनाना सीखना पड़ेगा भाई आप लोगों को। ग्राफ मैंने पढ़ाया है बेसिक मैथ में, लेकिन फिर भी अभी इतने से ही काम चलाओ, ठीक है। बेसिक मैथ से ही सब कुछ चलता है, ये इतना है, सब बेसिक मैथ का पार्ट है। चलो अब ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, अब यहीं रुकेंगे, आज की क्लास नहीं रुकेंगे। ये क्या चीज लिखा हुआ है, ये मैंने क्या किया है, आप लोगों को मेहनत ना करनी पड़े, आप लोग थक जाते हो पढ़ते पढ़ते, तो एक ही जगह पर मैंने जितने पॉसिबल केसेस हैं फ्लक्स के, एक सवाल आता है कि बताओ कितना फ्लक्स लिंक हो रहा है किसी पर्टिकुलर सरफेस से, तो मैंने सारे केसेस पॉसिबल केसेस बना दिए एक ही टेबल में और उनकी वैल्यूज भी लिख दी है, ठीक है। तो इन दिस सिनारियो अगर इनक्लोज्ड देखा जाए ना तो इसमें दो बनेगा, अगर एक चार्ज मैं यहां बैठा दूं, ये ले तेरा एक चार्ज है, दिख रहा है ये कलर, नहीं दिख रहा, अभी दिख रहा है, दिख रहा है ना, ठीक है भैया, हाँ दिख तो रहा है, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, क्योंकि ये स्फेरिकल हुआ ना, देखो एक पॉइंट जो होता है ना वो हर डायरेक्शन पॉसिबल करता है, फ्लैट सरफेस सिर्फ बाहर की तरफ करता है। ये पिछले जो केसेस पढ़े उसमें एक साइड इसीलिए हो रही थी क्योंकि हम एक ही डायरेक्शन में अलाउ कर रहे थे, अभी पॉइंट है, खाली जगह थी, एक चार्ज को छोड़ दिया, एक पॉइंट चार्ज हमेशा स्फेरिकल होता है तो वो हर दिशा में फैलेगा। समझ में आ रहा है? तो यहां से देखो ये जो एरिया वेक्टर है ये रहा, है ना। तो अब ध्यान से देखो, तो तुम्हारा अगर हम मान लें कि ये वाला केस है तो हम ये वाला भी लेंगे, ये वाला भी लेंगे, है ना, और इस वाले केस को लेंगे तो यहां पर भी इसको भी ऐड करेंगे, इसको भी ऐड करेंगे, सारे केसेस समझ लो। तो यानी कि इस केस में गॉस लॉ अप्लाई हो रहा है, टोटल फ्लक्स इज नॉट जीरो, दैट इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज, मतलब सीधे लिखेंगे, ऐसे क्वेश्चन के लिखेंगे क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, आंसर है, चाहे जो कर लो, आंसर यही आएगा ऐसे क्वेश्चन के लिए, ठीक। लेकिन अब मैं जो बोल रहा हूं, मैंने कहा नहीं, मैंने ये रखा है और मैं इस प्रकार से, देखें ये कलर व्हाइट तो दिखना चाहिए यार, मजा नहीं आ रहा पढ़ाने में, इस पर ये दिखेगा। मैं कह रहा हूं एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड फिक्स्ड है, हाँ बहुत अच्छा दिख रहा है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बहुत रेयर है ब्लैक कलर यूज करना, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन फिक्स है। अब तुम मुझे ये बताओ, दिमाग लगाना खुद से, यही लाइन आई खींच लो, ये लाइन यहां क्यों खींच रहा हूं, ताकि कर्व वाला तुम्हें दिखे, ये एरो है, एरिया वेक्टर विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर, खत्म काम, कर्व वाला खत्म, तीन ही सरफेस थे, टॉप बॉटम और कर्व, कर्व में जीरो हो गया, इधर बना लो, इधर भी जीरो हो गया, ये एरिया वेक्टर है, ये 90 है, समझ गए।
अब क्या बचा यहां पर सर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है लेकिन इधर इधर जा रहा है, ये थीटा कितना है 180, ये कितना है, इज इट ओके? लेकिन यहां देखो क्या हो रहा है बेटा, यहां एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड थीटा इज 0, तो यहां आएगा EA और यहां आएगा माइनस EA, यहां आएगा माइनस ऑफ EA, और यहां तो 0 ही है, तो टोटल क्या आएगा, दिखा? तो टोटल फ्लक्स 0 कैसे हुआ? अब वैल्यूज के साथ देख लो, माइनस EA प्लस EA, ये यहां से इनकमिंग है, यहां से आउटगोइंग है, इसलिए इन आउट, टोटल फ्लक्स सबका सम होता है, ठीक है, खत्म। इधर आओ नीचे, हमने क्या लिया, एक हेमिस्फीयर लिया, क्या लिया, हेमिस्फीयर, उसके इधर से इस साइड से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को, इनकमिंग है, इनकमिंग देखोगे नोटिस करोगे तो पाई आर स्क्वायर माइनस में, क्यों, क्योंकि एरिया वेक्टर विल बी सर आउटवर्ड, ठीक है, ये हो गया। और जो कर्व्ड है इफेक्टिवली वो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी उतनी ही निकलेगी ना, उतनी ही एरिया क्रॉस सेक्शन को करेगी, तो ये क्या हो जाएगा, फाई आउट इज इक्वल टू व्हाट, फाई कर्व्ड, है ना, विच इज इक्वल टू अगेन पाई आर स्क्वायर इनटू ई, ये पॉजिटिव और नेगेटिव, टोटल विल बी 0। ये केसेस मैंने फ्लक्स में पढ़ाए थे लेकिन दोबारा पढ़ा दिया। अब ये फाई टोटल वाला नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि सब में एक ही काम हो रहा है, ठीक है, इसमें भी जितना आएगा उतना ही निकल गया। ये ऊपर देखो, इसमें एक चीज सिखा देता हूं, इसमें कितने सरफेस हैं, 6, इधर इधर ऊपर नीचे और सामने और पीछे, समझ में आ रहा है, तो राइट लेफ्ट टॉप बॉटम और फ्रंट और बैक, है ना, समझ में आ रहा है। तो यहां से आ रहे हैं तो सिर्फ ये वाला एरिया वेक्टर क्या करेगा, 180 बनाएगा थीटा इज, और ये बनाएगा थीटा 0, बाकी सारे 90, अरे इसके भी 90, इसके भी 90, पीछे वाले में भी 90, नीचे भी, समझ में आ रहा है। तो सिर्फ इसमें भी जितना आया उतना ही चला, क्योंकि ये स्क्वायर है, तो इसका भी लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे, इसका भी लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे, वो 0 हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी क्या हो रहा है, ये देखो ये कर्व्ड है, इसमें बीच से काट रहे हैं हेमिस्फीयर को, इस तरीके ओरिएंटेशन चेंज कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आधा पाई आर स्क्वायर का, ठीक है, आया और आधा चला गया, फिर से 0, ये पढ़ना है। यहां से चीजें थोड़ी सी अच्छी हैं, ये भी दिख रहा है बढ़िया, इसको व्हाइट कलर कर दें, है ना। इसमें क्या कर दिया, इसमें गॉसो लगा दिया, दूसरे तरीके से कह दिया इनक्लोज करेंगे इस बार, है ना, इस बार बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लेंगे, अंदर ही इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। तो मैंने ये रख के दिखाया था, मैंने एक चार्ज को अंदर रख दिया, ये हर दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड को पास कराएगा, तो फॉर्मूला तो पहुंचेगा वहीं पर, है ना। तो अगर हम दो हिस्से में बांट भी देते हैं तो E इज इक्वल टू व्हाट, KQ अपॉन R स्क्वायर। तो आई एम गोइंग टू टेल यू दिस, कैसे इस तरह के क्वेश्चन को करते हैं। मैं कहूंगा यार पूरा स्फीयर अगर होता, पूरा स्फीयर होता तो मैं यहां पर एक चार्ज बीच में कहीं मान लेता, या यहां मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, आप ना चार्ज को कहीं रख दीजिए, ठीक है, तो ये पूरे के पूरे आपके एरिया से निकलेगा, है ना। तो इसका आंसर कितना आ रहा है, Q अपॉन, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको कट कर दिया, ठीक, इसका सेंटर पे रखो, सेंटर पे रख करके मैंने इसे कट कर दिया, कट करूंगा तो क्या मिलेगा, अरे सर ये मिल जाएगा। तो ये बताओ, यानी कि आधा ही तो फ्लक्स हो गया इसका, इसका आधा होगा कि नहीं होगा, बिना डेरिवेशन समझ लो, समझ में आया, इस तरीके से करते हैं, ठीक। अब जिसको नहीं हमको तो डेरिवेशन ही करना है, ये सब से मतलब नहीं है अपने को, पूरा पढ़ेंगे, पढ़ो क्या करना है। चार्ज यहां रखो, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर इज 4 पाई आर स्क्वायर, हेमिस्फीयर में आधा हो जाता है तो हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा 2 पाई आर स्क्वायर। व्हाट इज दिस, सर ये KQ अपॉन R स्क्वायर लिखा हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड है, 1/4 होता है K, Q हो गया जो चार्ज है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये हो गई दूरी, तो यहां से जितने भी पॉइंट लेंगे सब R दूरी पर है, तो KQ अपॉन R स्क्वायर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया इज फ्लक्स, फिर से वहीं पहुंच गए, कभी गलत नहीं होगा, समझ में आ रहा है। तो ये भी वही बताएगा जो मैं बता रहा हूं, मैं बस आसान कर देता हूं चीजों को, ठीक है। ये देखो, ये वही बात है, आई थिंक जो मैंने बताई वही बात है। ये क्या कर दिया, ये इमेजिनरी हमने बनाया, टोटल हो गया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसका आधा करेंगे तो हाफ हो गया, समझ गए, जो मैंने बताया वही चीज लिखी। तो मतलब ये वाली टेक्निक ज्यादा क्यों फेमस है, क्योंकि इससे कैलकुलेशन नहीं होती कुछ भी और सीधे आंसर आ जाता है, हमें सिर्फ सेंटर ढूंढना होता है। कोई भी अगर सर फिगर होगा, अब क्या किया इसने, एक सिलेंडर लिया, अब उसके टॉप के सेंटर पर रखा, बेटा ध्यान रखना,
टॉप के सेंटर पे रखा, टॉप के सेंटर पे जब तुम रखोगे तो ये सेंटर सिलेंडर का नहीं है, तो हमको एक नया फिगर बनाना पड़ेगा सच दैट ये पूरे नए फिगर के सेंटर पर आ जाए, तभी तो उसका हाफ करेंगे। तो हमने क्या किया, इमेजिनरी एक बना दिया, जितना इसका लेंथ था उतना ही ऐसे बना दिया। अब इसका मिड पॉइंट ही सेंटर होता है कि नहीं होता है? तो ये जितना ये है उतना ही ये है, तो इसके मिड पॉइंट पे आ गया, यानी सेंटर पहुंच गया। और पूरी बॉडी के सेंटर पे लोगे तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और जब तुम आधा कर दोगे, एक बॉडी लोगे तो क्यू अपॉन, समझ में आ रहा है? अभी आगे देखना क्या करने वाला हूं। तो अब इसको ध्यान से देखना, ये 2 बार बार क्यों आ रहा है, कितनी बॉडी लगी, आइडेंटिकल, 2 आ गया, 3 लगती तो 3 आता, 4 लगती 4 आता, और 10 लगती 10 आता। अभी मैं सिखाऊंगा आगे चल के, ठीक है? इसमें देखो कितनी लगेगी, इसको देख के बता रहा हूं, 2 लग गई ना बॉडी। अब देखना जो नई टेक्निक बता रहा हूं, गिनो इसको जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8, बिना देखे जितनी बॉडी लगेंगी उसको सेंटर पर लाने के लिए उतना ही नीचे डिवाइड कर दो, बहुत आसान है। देखो ये देखो, हम बता दे रहे हैं एक बार और अच्छे से, इसको मैं करके दिखा देता हूं, ये आखिरी बार करेंगे। एक्चुअली ये क्वेश्चन ये था, पता है, हमने एक क्यूब लिया और उस क्यूब के एक वर्टेक्स जानते हो, उस वर्टेक्स पर मैंने एक चार्ज क्यू रख दिया। अब वो वर्टेक्स सेंटर तो है नहीं, सेंटर बनाना था, तो हमने क्या किया, इमेजिनरी क्यूज बनाना स्टार्ट किया। तो मैंने कहा यार एक बना के देखता हूं, काम बन जाएगा तो यहीं से मेरा आंसर हो जाएगा, है ना? ये हो गया, एक सेंटर पे आया नहीं, तो मैंने कहा एक पड़ोसी बना देता हूं, सेंटर पे आ गया क्या, नहीं, फिर एक पीछे बनाऊंगा, है ना, फिर इसके ऊपर एक बनाऊंगा। तो ऐसे करते करते मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी भी आया क्या, नहीं, फिर मुझे इसके पीछे बनाना पड़ेगा, नीचे 4 हो गए, एक ऊपर 5 हो गया, फिर मैंने इसके ऊपर रखा, इसके ऊपर रखा, इसके ऊपर, जब मैंने पूरे 7 और ऐड किए और इंक्लूडिंग एक 8 हो गया, तभी तो सेंटर पे आ रहा है। उसके पहले आ रहा है क्या, नहीं। और अभी भी किसी को विश्वास नहीं हो रहा तो मैं समझ लो, साइड क्या होती, ए प्लस ए क्या हो गया 2a। देखना ध्यान से, सेंटर तभी मानना, कभी भी अगर ऐसे डाउट हो, सेंटर तभी मानना जब सारे लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों बराबर आ जाए। मैं प्रूफ कर रहा हूं, ये फिर से a और ये फिर से a, 2a, लेंथ हो गई, ब्रेथ हो गई, ठीक है भाई। हाइट देखो, a और हो गया ना, बन गया बड़ा सा क्यूब जिसकी नई जो साइड लेंथ है 2a है, और वो कितने हो गए, 8 हो गए, गिन लेना अब इसको। तो ये कितना आ गया, समझ में आ गया? इसमें अब मैंने क्या किया, एक क्यूब लिया और क्यूब के एक साइड पर, क्यूब की एक साइड, ध्यान सुनना, क्यूब की एक साइड पर के मिड पॉइंट पर मैंने एक चार्ज रख दिया, किसी भी एक साइड के मिड पॉइंट पर रखा है, ठीक है। तो अब इसको सेंटर पे लाने पे कितने लगेंगे, तो ध्यान से देखना, एक पीछे रख दिया मैंने, ठीक है। अब देखना ध्यान से, इसके ऊपर रखूंगा और इधर रखूंगा, तो ये क्या हो गया, इसका सेंटर आ गया। किसका सेंटर आ गया सर, अरे ये क्यूब नहीं रह गया, क्यूबॉइड बना दिया मेरे भाई। जरूरी है मैं हमेशा क्यूब ही लेके चलूं? मुझे देखना कितनी आइडेंटिकल बॉडीज लग रही हैं किसी एक यूनिफॉर्म शेप के, यूनिफॉर्म शेप होते हैं जिनको क्यूब, क्यूबॉइड, ये सारे क्या यूनिफॉर्म है, उनके मिड पॉइंट या सेंटर पर आ जाए। यानी कितनी बॉडी लगी, 4। क्लियर हो गया? तो ये हो गया। हमेशा क्यूब ही नहीं बनेगा, मैं ये दिखाना कोशिश कर रहा हूँ कि हमेशा याद रखो, हमेशा एक ही चीज पॉसिबल नहीं है। बस देखना है कोई यूनिफॉर्म शेप जो मुझे पता हो उसके सेंटर पर आ रहा है या नहीं आ रहा है, बस, ठीक है। ये हो गया, समझ गए? ये फ्लेक्स कैसे निकालेंगे ये बता दिया ना मैंने, नहीं बताया, आउटसाइड नहीं बताया था, ये इनसाइड यही होना चाहिए था, इसको इनसाइड पढ़ा, इसका आउटसाइड केस है, बहुत आसान है, ये भी कर सकते हैं हम लोग। यहां आ गए अब हम लोग, ठीक है। तो अब हमने फिर से सिलेंडर ले लिया, फिर से सेम अप्रोच, वही E.dA इज इक्वल टू 5 टोटल। फिर से हमें पता है कि कर्व वाला 0 हो गया, टॉप और बॉटम लेना है, पूरा प्रोसेस रिपीट करेंगे। आर की जगह कौन ले लेगा, डी। ये तुम्हारा होमवर्क है, लो ये तुम करके आना, ठीक है। अब यहीं रुक रहे हैं, ये तुम्हारा, ये देखो ये ग्राफ लीनियरली इंक्रीज कर रहा है, ठीक। चलो अब इस पे आएंगे बाद में, यहीं से अगली क्लास में, ठीक है। चलिए, थैंक यू।